मॉर्निंग। आज है सैटरडे मॉर्निंग, ठीक है। संडे को कोई टेस्ट नहीं है। संडे को मेरे को बोला जा था कि इलेक्ट्रोस्टैट्स पे एक और टेस्ट ले लो सिर्फ, तो पेपर ही नहीं है इनके पास। मैं अगर चाहता भी लेने का तो नहीं ले पाता, पेपर ही नहीं है इनके पास। इसके नेक्स्ट वाले वीक में ना वी हैव अ टेस्ट ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जितना फ्राइडे वाले लेक्चर तक अगले अगले फ्राइडे वाले लेक्चर तक पढ़ा दूंगा, वहां तक क्या होगा अगले टेस्ट में आएगा। तो बेसिकली सर्किट सॉल्व करना सीख जाओगे, और क्या सीख जाओगे, शायद एनर्जी के बारे में भी बात कर लेंगे, देखते हैं कितना कर पाते हैं। अच्छा, अब इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा रहे थे? इससे पहले वाले लेक्चर में आपको सर्किट सॉल्व करना सिखाया था। बेसिक बातें हमने सर्किट पे देखी है। बेसिक बातें हमने क्या देखी सर्किट पे, कि अगर करंट के डायरेक्शन, अच्छा पिछले वाले क्लास में ना एक क्वेश्चन में -8 के जगह +8 के जगह मैंने -8 लिख दिया है। कुछ लोगों ने पॉइंट आउट करके बताया, अच्छी बात है। वो एक बार चेक कर लेना। वैसे मैंने शायद लिखने में ऐसा गलती हुआ है, समझाया मैंने सही है, वो लिखने में बस ऐसा गलती हुआ है। एक बार आप उसको वेरीफाई कर लेना। अब सर्किट सॉल्व करने में याद क्या रखना है, जब भी करंट के डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं, जब भी करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस के अबाउट ड्रॉप कंसीडर करना है। कितने का ड्रॉप? तो I into R का ड्रॉप कंसीडर करना है। बैटरी के हायर टर्मिनल से जब बैटरी के लोअर टर्मिनल के साइड में मूव करोगे तब भी पोटेंशियल का ड्रॉप दिखा देना। कितना ड्रॉप? जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ड्रॉप दिखा देना। और अगर बैटरी के लोअर टर्मिनल से बैटरी के हायर टर्मिनल पे मूव करोगे तो पोटेंशियल इंक्रीज दिखा देना, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा, फिर हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था किरचॉफ जंक्शन लॉ। अब किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पर जो भी अमाउंट ऑफ करंट एंटर करेगा, किसी भी जंक्शन पर जो भी अमाउंट ऑफ करंट एंटर करेगा वो बराबर होगा अमाउंट ऑफ करंट लीविंग के लिए। जितना करंट एंटर करेगा उतना ही बाहर भी जाएगा। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। कॉलेज के एग्जाम में पूछते हैं, वाइवा में जब पूछेंगे तो वो बोलते हैं कि किरचॉफ के दो लॉ बताओ। पहला लॉ मैंने बता दिया केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। किसी भी पॉइंट पर जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज बाहर भी जाएगा। तो इसी को हम करंट के टर्म्स में क्या बोलते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पर करंट एंटर कर रहा है और बाहर निकल रहा है तो सम ऑफ करंट व्हिच विल एंटर टू द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ करंट जो बाहर जाएगा। ये बात अपने को याद रखना है। या कभी-कभी ऐसा देखेंगे कि करंट सिर्फ बाहर निकल रहा है या करंट जंक्शन के सिर्फ अंदर जा रहा है, तो जितना भी करंट सिर्फ अंदर जाएगा या जितना भी करंट सिर्फ बाहर जाएगा उसको क्या कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिक सर्किट सॉल्विंग टेक्निक्स में काम आता है। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बैटरी में आपको, अच्छा इस तरह के सर्किट्स अगर कभी भी दिखते हैं, जैसे मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, जैसे मैं अभी क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है ना, इस डायग्राम में हम क्या करते थे, जब भी क्वेश्चन आता है एक सूटेबल पॉइंट को जीरो मान लेते हैं। जनरली जो सर्किट का सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है उसका पोटेंशियल जीरो मान लेंगे अपने से हम उसका पोटेंशियल क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। अच्छा, अब ऐसा मत सोचना कि सर मैंने अगर यहाँ जीरो मान दिया तो आंसर गलत होगा क्या, यहाँ जीरो मान दिया तो आंसर गलत होगा क्या? नहीं, आप पूरे सर्किट में कहीं पे भी जीरो मान लो, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लो, उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर आपने पोटेंशियल सही से डिस्ट्रीब्यूट किया है तो कभी भी आंसर आपका गलत नहीं आने वाला, हर टाइम आंसर सबका एक जैसा आएगा। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें याद क्या रखना होता है कि कोई भी एक जंक्शन देखते हैं और जंक्शन से ऐसा बोलते हैं कि जितना भी करंट जंक्शन से बाहर निकलेगा सबको सम करके जीरो कर देंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने पहले वाले लेक्चर में कराया था। आज इसके आगे देखते हैं। मान लो मेरे पास एक ऐसा सर्किट है, यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, ये मान लेते हैं ये 2 ओम है, ये मान लो ये 4 ओम है, ये मान लो ये 3 ओम है, और ये मान लो वापस से ये 2 ओम है। ठीक है, बैटरी ले लेते हैं, ये 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट, और सपोज ये 4 वोल्ट। इस तरह से हमारे पास बैटरीज है, इसको अलग ले लेते हैं, 6 वोल्ट ले लेते हैं, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट और 4 वोल्ट। इस तरह से मेरे पास बैटरी गिवन है। अब क्वेश्चन
में क्या होगा, क्वेश्चन में फिर से आपको बोलेंगे कि आपको क्या करना है, जितने भी ब्रांचेस हैं या जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबके थ्रू करंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं, मान लो ये मेरा सर्किट है, ए बी सी डी, कुछ नाम दे दो, नाम दे देते हैं हम। क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं फाइंड करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, फाइंड करंट थ्रू all the resistors, all the resistors। अब जब आप इसको बुक में या कहीं और देखोगे ना तो वो आपको 1000 तरीके के सॉल्यूशंस बताएंगे, ये मेथड वो मेथड, ले लो मेथड दे दो मेथड, ऐसे 1000 तरीके के मेथड बताएंगे। सब मेथड फर्जी हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे आसान मेथड है, ठीक है। एग्जाम में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस केवीएल में करा दूंगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको इस तरह से करना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से ही एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करोगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो बहुत टाइम लगता है ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, तो भाई बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। हम क्या बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं, ये जीरो मान लिया, ये जीरो मान लिया, ये जीरो मान लिया, बिल्कुल। अब अगर ये जीरो मान लिया, अब जीरो मानने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, जिस जिस पॉइंट का पोटेंशियल आप लिख सकते हो ना वो लिख दो, जिस जिस पॉइंट का पोटेंशियल आप लिख सकते हो वो लिख दो। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो ये जीरो है और ये 12, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 12 का है, मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, रेजिस्टर के जस्ट नीचे जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना है 12, ये 12 वोल्ट का हो गया। अच्छा ये 0 ये 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 वोल्ट का हो जाएगा, ये 0 ये 6, तो यहाँ पे 6 वोल्ट, 6 माइनस 0 का ही डिफरेंस 6 आना चाहिए। अच्छा और किसका लिख सकते हैं, इस वाले पॉइंट का लिखा जा सकता है, ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पर 0 है यहाँ पर 2 है, आप यहाँ तक का पोटेंशियल बोल सकते हो 0, उसके बाद क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ चेंज हो गया होगा। और कोई पॉइंट है क्या, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 है क्या, नहीं सर, पोटेंशियल 0 क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में एक रेजिस्टर आ गया है। रेजिस्टर क्या करेगा, पोटेंशियल को चेंज कराएगा। अगर रेजिस्टर आ गया पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, तो यहाँ तक मैं बिना डरे बोल सकता था कि पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का 0 है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा अब मेरे पास अगर आप देखोगे तो अभी भी मेरे पास कुछ ऐसे जंक्शंस बच रहे हैं जिसके पोटेंशियल का मेरे को कोई आइडिया नहीं है। जैसे यहाँ तक 6 है, ये 6 है क्या, नहीं बोल सकते सर, बीच में रजिस्टर आ गया। ये 12 है, ये 12 है क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं बोल सकते। अच्छा मतलब ये जो जंक्शन है ना इसका मेरे को जो पोटेंशियल है वो नहीं पता। अब अगर नहीं पता तो क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे क्या, नहीं, जो नहीं पता होता है कुछ मान लेते हैं क्या, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, ये जो टॉप वाला पॉइंट है ना, ये जो टॉप वाला जंक्शन था, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल x है, ठीक है। अच्छा अब अगर इसका पोटेंशियल x हुआ, अगर इसका पोटेंशियल x हुआ, यहाँ पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का चाहिए। अगर ये x है, हायर पोटेंशियल अगर x है तो लोअर पोटेंशियल x माइनस 4 का होगा क्या, सर ये नहीं समझ में आया, x माइनस ऑफ x माइनस 4 ही तो 4 वोल्ट आएगा ना। अगर ये बैटरी था तो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x माइनस 4 का पोटेंशियल हो जाएगा, हाँ या ना। ध्यान से देखना है, देखो जो भी मुश्किल होता है ना वो पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करने में ही होता है। अगर तुमने सही से सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख लिया तो कुछ भी करने से आंसर गलत नहीं आएगा, बशर्ते तुमने कैलकुलेशन अच्छे से किया है। लेकिन इन जनरल हम क्या बोलेंगे ना कि अगर आपने सही से पोटेंशियल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना या जो सोचने का काम था वो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करने में ही है। उसके बाद तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एकदम अच्छे से दिमाग लगा दिया और इस तरह से हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल लिख लिया। अब x का वैल्यू पता है क्या, नहीं सर x का वैल्यू नहीं पता। जब तक मुझे x का वैल्यू नहीं मिलेगा ना मैं बाकी ब्रांचेस में करंट नहीं ढूंढ सकता। मतलब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये जो x है ये कौन है ये हमें पता करना होगा, ठीक है। अब ये x का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो x का वैल्यू ढूंढने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे जंक्शन लॉ, ठीक है। x का वैल्यू ढूंढने के लिए हम लगाएंगे जंक्शन लॉ। ऐसा कुछ मैंने आपको थर्मल रेजिस्टेंस के नाम पे भी पढ़ाया था, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर अच्छे से देख लो, वहां पे वही कंसेप्ट आ जाएगा वापस से। अब जब भी
जब भी जंक्शन लॉ लगाना है ना, याद रख लेना, ये नोट पॉइंट करके लिख लो, जब भी जंक्शन लॉ लगा के अननोन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, जब भी जंक्शन लॉ लगा के, या चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, जब भी जंक्शन लॉ लगाकर अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू ढूंढेंगे, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू ढूंढने, सॉरी अननोन पोटेंशियल का वैल्यू ढूंढेंगे, तो उस अननोन पोटेंशियल को बाकी सारे पोटेंशियल से ज्यादा मान लेंगे। ऐसा मान लेते हैं कि ये जो x वाला पॉइंट है ना, इसका पोटेंशियल इन सारे पोटेंशियल से ज्यादा है, 12 6 4 सबसे ज्यादा है। ऐसा मानने से क्या होता है, ऐसा मानने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि x का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो इधर कोई I1 करंट जाएगा, इधर कोई I2 करंट जाएगा, इधर कोई I3 करंट जाएगा, और इधर कोई I4 करंट जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा क्या? अगर मैं ये मान लूं कि x का पोटेंशियल बाकी सबसे ज्यादा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि x हायर पोटेंशियल और सब डायरेक्शन में करंट बिखर जाएगा। अब ऐसा बिखरने से क्या होगा, इस तरह से बिखर जाने से हम ये बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। सारे करंट्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा, तो सब करंट्स को ऐड करने पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब एक एक करके ना I1 I2 I3 I4 का वैल्यू लिखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं I1 बोलूं, तो I1 क्या कर रहा है, इस 2 ओम के रेजिस्टर में I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो अपने को पोटेंशियल का डिफरेंस लिखना है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। I1 के प्लेस में क्या लिखेंगे, x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, पहला वैल्यू मैंने लिख दिया। फिर मुझे 3 ओम ये I2 करंट लिखना है। अब I2 करंट लिखने के लिए ये x पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया, 6 वोल्ट्स का हो गया। अब देखो इस वाले पूरे ब्रांच में मैंने बताया था सीरीज कनेक्शन में यहां से लेके यहां तक हमेशा करंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। बैटरी के प्रेजेंट हो जाने से जो ब्रांच में करंट है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा, तो ये I2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, x, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना था, 6, तो x माइनस 6 अपॉन 3, x माइनस 6 अपॉन 3, फिर I2 ये, सॉरी I2 ये है, I2 क्या हो जाएगा, x माइनस 12 अपॉन 4, x माइनस 12 अपॉन 4। I2 जो है ये करंट है, यहाँ पर x था, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 12 था, x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4, ये I3 हो गया, x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3। अब I4 देखो कैसे लिखेंगे, I4 में अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बैटरी आ गया, अब बैटरी के थ्रू कैसे करंट लिखेंगे, बैटरी का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये पूरे ब्रांच में I4 चल रहा है, ये पूरे ब्रांच में I4 चल रहा है। अब तुम यहाँ से यहाँ के लिखो या इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे, मैं यहाँ से यहाँ के लिखूंगा तब भी करंट तो I4 ही है ना। अब I4 कैसे लिखेंगे, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता है x माइनस 4 का है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 0, बीच में रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको, x माइनस 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। इन सबको ऐड करने पर 0 से इक्वेट कर देना चाहिए। अब सॉल्व करना है। अब अगर देखोगे तो सिर्फ एक वेरिएबल है x, एलसीएम लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा क्या, 2 3 4 2, सबका एलसीएम 12 आ जाएगा, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा 6x, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो गया 4x माइनस 24, 4 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 36, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू आ रहा है हमारे पास, 6 6x 10x 13x 19x, बहुत ही गंदा वैल्यू आया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, गंदा है पर अपना है। 19x का वैल्यू आ जाएगा 48 के बराबर, इसका मतलब x का वैल्यू जो है वो आ रहा है 48 अपॉन 90। मैं इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देता है। अब इसका अगर आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखोगे ना, तो 19 into 2, 19 into 2 38 हुआ, 10 10, 19 into 5 2.5, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ये जो मेरे पास x था, x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने 2.5 मान लिया। अब एक बार मेरे को x का वैल्यू मिल गया तो तुम जिस भी ब्रांच में करंट बोलोगे वो बता सकते हैं क्या।
I1 में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2। अगर मेरे को I1 का वैल्यू लिखना है तो 2.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना। अच्छा, अगर आपको I2 का वैल्यू लिखना है तो ये खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा क्या? ये अगर जब आप x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा ना। नेगेटिव आ जाने का मतलब है कि जिस भी डायरेक्शन में तुमने सोचा था करंट होगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा है। जैसे फोर्सेस में बात करते थे ना, वैसे ही एलएलएम के क्वेश्चन में जब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते थे तो हम पहले मान लेते थे किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और फिर हम बोलते थे कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि जिस डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन सोचा था उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर अगर तुम x का वैल्यू पुट करोगे ना तो देखो तुमको खुद ब खुद दिखेगा कि तुम्हारे पास I2 का वैल्यू जो है I2 का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा है। उसी तरह I3 का वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो नेगेटिव आएगा, और ये I4 का वैल्यू भी क्या होगा नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आने का मतलब है जो डायरेक्शन तुमने सोचा था उसके जस्ट ऑपोजिट करंट चल रहा है। अब जिस भी रजिस्टर में करंट पूछा जाए फाइंड आउट करके बता देंगे। सर नहीं आया समझ में? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आप जोड़ पाओगे तो बहुत ही आसान है। नोट करेंगे, अभी आज 3-4 क्वेश्चन अच्छे अच्छे देखने हैं अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करेंगे ना, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, लेकिन तुम अगर देखोगे सर तो बेसिक तरीका वही रहेगा। किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल मान लेंगे 0, फिर क्या करेंगे पोटेंशियल जिस जिस पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं लिख लेंगे, जिसका नहीं लिख पाएंगे उसके लिए xy मान लेंगे, और xy ढूंढने के लिए क्या कर लेंगे वहां पर किरचॉफ का करंट लॉ लगा देंगे। सिंपलीफाई करोगे, सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। देखते हैं, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इसमें कुछ बैटरीज है। बैटरी कितना ले ले, ये ले लो 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 4 वोल्ट। ऐसे मेरे पास बैटरीज है 6 4 2 4, इस तरह से मैंने ले लिया। रेजिस्टेंसेस ले लेते हैं, कितना अच्छा अच्छा वैल्यू लेते हैं, 2 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम 4 ओम, खत्म। ठीक है, इतने मेरे पास रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज हैं। फिर से क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, फाइंड द करंट थ्रू ईच ऑफ द ब्रांच। ठीक है, हर एक ब्रांच पर जो करंट फ्लो करेगा वो आपको कैलकुलेट करना है, या हर एक जो रेजिस्टर है जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं सारे रेजिस्टेंसेस में क्या करंट फ्लो करेंगे ये अपने को कैलकुलेट करना है। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, तो नीचे वाले पॉइंट्स को कर देते हैं ग्राउंड। नीचे वाले पॉइंट्स को ग्राउंड कर दिया मतलब 0 0 0 0 पोटेंशियल लिख दिया। अभी यहाँ पर देखो, अच्छा एक चीज और करना, स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लेना एक बार। स्क्रीन पॉज करके अभी स्क्रीन को रोक देंगे, थाम देंगे, दुनिया को थाम लिया जाएगा और खुद से एक बार ट्राई करेंगे। इतना कोई मुश्किल नहीं है, खुद से ट्राई करना बहुत ही आसान है ये। अब किस किस पॉइंट का लिख सकते हैं, तो जिस जिस पॉइंट का लिखा जा सकता है वो लिख देते हैं। अगर ये मेरे पास 0 है तो ये 0 है मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया मतलब ये होना चाहिए था 6, ये 6 वोल्ट का होता। अच्छा, ये 0 है मतलब यहां पर हो जाएगा 4, ये 0 है मतलब यहां पर हो जाएगा 2, ये 0 है मतलब यहां पर देखो हायर पोटेंशियल 0 है तो लोअर पोटेंशियल -4 होगा क्या, -4। देखो 0 माइनस ऑफ -4 करोगे तो जाके 4 वोल्ट आएगा। ये आपको समझना पड़ेगा प्लस माइनस कैसे पुट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे -4, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल -4 है। अब अगर देखोगे तो मेरे पास जो जो पॉइंट था जिनका मैं लिख सकता था मैंने लिख दिया। मेरे पास अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनका मेरे को पोटेंशियल नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल मान लेते हैं x। नहीं पता था और लिख भी नहीं सकते, 6 है इधर रजिस्टर आ गया, जब तक करंट नहीं पता चलेगा ड्रॉप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो उसका पोटेंशियल नहीं लिख पाएंगे। 2 है तो नहीं लिख पाएंगे, 4 फिर रजिस्टर आ गया नहीं लिख पाएंगे, तो मैंने x मान लिया। फिर अगर ये x है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बैटरी था, अगर यहाँ पे बैटरी था तो यहाँ पे पोटेंशियल लिख सकते थे, लेकिन अब रजिस्टर आ गया, रजिस्टर आ गया, रजिस्टर कितना ड्रॉप कराएगा पोटेंशियल का ये मेरे को नहीं पता। अब अगर मेरे को नहीं पता तो मैं यहाँ पे मान लूंगा पोटेंशियल बाई। अब अगर देखोगे तो मेरे को सारे ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट करना है। अब अगर सारे ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट करना है तो पहले मुझे x और y के वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार मैंने x और y का वैल्यू ढूंढ लिया ना तो किरचॉफ सिंपल सा
ओम्स लॉ लगा के हम क्या कर सकते हैं, सारे रेजिस्टर के थ्रू करंट्स निकाल सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे किरचॉफ का करंट लॉ। तो ऐसा मान लो कि इसमें जो करंट है वो I1, I2, I3, I4। अब जिस भी नोड के लिए या जिस भी जंक्शन के आप लिखोगे, आपको मानना है कि उसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो अगर मैं x के लिए लिखूं ना, x के लिए लिखूंगा तो मैं पहला टर्म क्या लिखूंगा, x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे क्या। पहला जो करंट फ्लो करेगा वो x, वो 2 ओम का जो रेजिस्टर है उसमें जो करंट होगा वो x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। फिर जो 2 ओम, ये वाला जो 2 ओम है उसमें जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। हाई पोटेंशियल x, लोअर पोटेंशियल 0, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। इस 4 ओम के अगर लिखोगे तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, यहां पे लिख देंगे x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। फिर जब इसके लिए लिखोगे ना, इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको मानना है हायर, जिसके बारे में भी लिख रहे हो उसको मानेंगे हायर। तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, यहां पे क्या लिख देंगे, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इसको थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हो ना, तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आ जाएगा 2x माइनस 12 प्लस 2x प्लस x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, 2x 4x 5x 7x, 7 एक्सेस है हमारे पास, 7 एक्स है। 7x माइनस 2y माइनस 12 माइनस 16, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 16। ये मेरे पास पहला इक्वेशन आगे आ गया। मेरे पास 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 16 पहला इक्वेशन आ गया। इस वाले जंक्शन पे लिखा, पहला इक्वेशन आ गया। अब क्या करते हैं, y वाले जंक्शन पे लिखते हैं। जब y वाले जंक्शन पे लिखेंगे तो y को मानेंगे हाई पोटेंशियल, बाकी सब होगा लोअर पोटेंशियल। तो इधर से इधर जब करंट लिखोगे ना, तो देखो पहला टर्म क्या लिखेंगे, वो जो 2 ओम का रेजिस्टर है जो x और y के बीच में कनेक्टेड है। अब लिखेंगे y माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये ध्यान रखना है, जिस भी पॉइंट के लिए लिख रहे हो उसका पोटेंशियल मान लेना ज्यादा। अब अगर तुम y पे लिख रहे हो तो क्या लिख लेना, y माइनस x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। और आखिरी टर्म क्या लिखेंगे, x माइनस ऑफ माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पहला टर्म हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया, पहला टर्म हो जाएगा 2y माइनस 2x, यहाँ पे लिख दो 2y माइनस 2x। फिर 4 4 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा y माइनस 2। फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 4, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y, ये y, ये हो गया हमारे पास 3y माइनस 2x प्लस x, ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2 प्लस 4, 3y माइनस x इक्वल्स टू माइनस 2। अब देखो y और x में मेरे पास दो इक्वेशन बन गया क्या। एक इक्वेशन है 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 16 और दूसरा इक्वेशन है 3y माइनस x माइनस 2। इन दोनों को यूज करके आप x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या। इन दोनों को यूज करके आप x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार आपने x और y का वैल्यू कैलकुलेट किया, मैं कर देता हूं भाई, नहीं तो लोग पूछेंगे, बोलेंगे सर आपने तो सॉल्व तो किया ही नहीं था। 7x माइनस 2y मेरे पास एक इक्वेशन ऐसा है, और दूसरा अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 16 है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये माइनस x
प्लस 3 गुना वाई इक्वल्स टू -2। पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -7x प्लस 21y इक्वल्स टू माइनस में 14। अब इसका मतलब है नहीं, इसका कोई काम है नहीं, इन दोनों को कर दो ऐड, तो 21y और -2y ये आ जाएगा हमारे पास 19y प्लस में आ रहा है, 16 में -14 करोगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब y का निहायत ही छोटा वैल्यू आया है 2/19। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ रहा है 2/19, बेकार सा वैल्यू आया है, लेकिन जो आया है वही अपना है। एक बार y का वैल्यू अगर मिल गया, y का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, इस वाले टर्म में अगर मैं y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 7x minus 2 y के प्लेस में we can write it as 2/19 equals to 16, तो 7x का वैल्यू हो जाएगा 16 plus 4/19। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, पूरा बहुत ही भयंकर सा वैल्यू आ रहा है। अब इतने भयंकर का वैल्यू जो आएगा 19 into 16 plus 4 divided by 19 times of 7, जो भी आया है, कैलकुलेशन सिखाना मेरा काम नहीं था, मेरा काम था कंसेप्ट सिखाना। अब मैंने ऐसे रैंडम वैल्यू दिए थे, इसमें इतने खतरनाक वैल्यूज आए हैं। एक बार तुम्हें x और y का वैल्यू मिल जाएगा तो तुम जिस भी ब्रांच में चाहोगे उसमें करंट निकाल सकते हो क्या। तो ये हो गया अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 आज के दिन का। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन में सॉल्व करा दे रहा हूं मैं आपको। आज शायद पैकेज भी मिल जाएगा आपको, पता नहीं पैकेज आ तो गए हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो आप समझोगे। मैं कुछ क्वेश्चन वैसे भेज दूंगा, देखता हूं, नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक ऐसा सर्किट है, मैं इससे भयंकर नहीं बना सकता था, जब जो एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट है उसमें ये मैंने बहुत अच्छा बना दिया है सर्किट। अब इसमें क्या करना है, फिर से जितने भी रेजिस्टर्स हैं या जितने भी ब्रांचेस हैं सबके थ्रू अपने को करंट निकालना है। अब करंट निकालना है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबके थ्रू करंट निकालना है। स्टार्ट कैसे करते हैं, तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं सर जी। अब बोलोगे सर किसका माने, पहले तो क्या होता था, नीचे वाला जो हमारे पास साइड होता था उसमें किसी के पे बैटरी लगी होती थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे वाले फेज में या नीचे वाले ब्रांच में ही बैटरी लगी हुई है, तो किसका 0 माने, तो मान लेते हैं ना, किसी का भी 0 मान लेते हैं। इस तरफ मान लो, इस तरफ मान लो, किसी का ही मान लो मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ का जो पोटेंशियल है, मान लेते हैं इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या है 0। अब अगर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो एक बात की तो गारंटी है कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा, एक और बात की गारंटी है कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। बिल्कुल हाँ सर जी। अब अगर इसका 0 है, यहाँ पे बैटरी 2 वोल्ट का है, मतलब इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट का हो जाएगा इस वाले पॉइंट का। अब ये 2 वोल्ट का है तो ये भी 2 वोल्ट का हो जाएगा, ये 2 वोल्ट का है तो जहां जहां पे भी वायर से कनेक्टेड है वो सब क्या हो जाएंगे 2 वोल्ट्स के हो जाएंगे। हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया इस वाले पॉइंट से, स्टार्ट तो वैसे ही करना है ना अपने को, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल अपन क्या करेंगे 0 मान लेंगे और उसको 0 को रेफरेंस लेते हुए बाकी सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब जब भी पोटेंशियल लिखना स्टार्ट करोगे, बैटरी का आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है कि बैटरी किस तरह से कनेक्टेड है। तो मैंने बोला कि अच्छा मान लेते हैं कि इधर पोटेंशियल 0 है, तो ये 0 था तो ये 0 हुआ, ये 0 था, वायर से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अगर ये 0 है तो ये 2 वोल्ट का हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है मतलब ये 2, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, मैंने कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो लिख दिया है। अच्छा अब ये 2 वोल्ट का है, हाँ अब अगर तुम देखोगे तो ये पॉइंट ऐसा है जिसका मैं पोटेंशियल नहीं लिख पा रहा, ये वाला पॉइंट जिसका भी पोटेंशियल नहीं लिख पाते हैं उसको अपन मान लेते हैं x। सपोज अगर मैं मान लूं कि ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल है x, एकदम ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन है और नहीं क्वेश्चन करा रहा है इसमें। अब ये x है अगर, तो इस वाले ब्रांच में करंट हम आराम से लिख सकते हैं। अच्छा यहां पर यहां तक का पोटेंशियल x है क्या, यहां तक का पोटेंशियल x है। अब जैसे ही बैटरी के हायर से बैटरी के लोअर पोटेंशियल पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, कितने से, तो 4 से डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का है। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अपन x -4 लिखेंगे क्या, यहां पर x बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जैसे ही आए पोटेंशियल 4 से डिक्रीज हो गया। अब देखो इस वाले ब्रांच में भी करंट लिखा जा सकता है ना,
अगर मेरे को रेजिस्टर के एंड्स के अबाउट पोटेंशियल का डिफरेंस मिल गया, मतलब मैं इस पूरे ब्रांच में करंट लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर। अच्छा ये x है, मतलब यहां तक x था, ये x है, मतलब यहां तक x है। अच्छा इसका मैंने नहीं रखा ना, ये मान लो ये 4 वोल्ट है, ये जो बैटरी है ये कितना है, मान लो 4 वोल्ट का बैटरी ये वाला। अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखेंगे भाई, सारा समझदारी यहाँ पे खर्च करेंगे। ये 2 वोल्ट है और मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 4 वोल्ट का। इसका मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट का होगा, तभी तो 6 -2 करोगे तो 4 वोल्ट का आ जाएगा ना। तो ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट का लिखेंगे, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया, मतलब अब x के टर्म्स में अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ का भी करंट निकाल सकते हैं क्या? एकदम ध्यान से धीरे धीरे आपको हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है। एक आपको बस जो भी मेहनत लगाना है ना, वो पोटेंशियल लिखने में ही लगाना है। एक बार आपने पोटेंशियल लिख दिया, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। तो ये x माना अगर, तो यहाँ पर x था। अच्छा ये 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट है, अगर ये बैटरी 4 वोल्ट का है, तो ये 4 वोल्ट का बैटरी का मतलब हो गया कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट होना चाहिए। अब अगर ये पहले से 2 है, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए था। ठीक है सर। अच्छा ये x है, अगर ये x है तो यहाँ पर x हो गया। अब बैटरी के नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x - 6 हो गया क्या इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल? बिल्कुल। अच्छा अब अगर ये x - 6 है, अगर ये x - 6 है, तो मैं इस वाले पॉइंट का देखो, यहाँ पे x - 6, इस वाले पॉइंट तक x - 6 है, फिर 4 वोल्ट का बैटरी आ गया, 4 वोल्ट का बैटरी है, मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। कितने से ड्रॉप हो जाएगा, x - 6 तो पहले से था, -4 का ड्रॉप और हो जाएगा क्या? तो मैंने इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया x - 6 - 4। एकदम ध्यान से हर एक स्टेप देखना है कि किस तरह से मैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। अगर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं आएगा। जो सोचना है, जो सीखना है, वो पोटेंशियल डिवाइड करने में ही सीखना है, बाकी तो फिर बहुत ही आसान है, प्लस माइनस तो तुमको आता ही है। ये x - 6 है, ये 0 है। अब तुम अगर देखोगे ना, तो मैं सारे ब्रांचेस का करंट लिख सकता हूं, x के टर्म्स में, y के टर्म्स में, सारे, y तो है नहीं, x के टर्म्स में मैं सारे ब्रांचेस का करंट लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखते हैं, मान लो अगर मैं, अब एक ही वेरिएबल है ना, तो i1 i2 i3 मैं लिख देता हूं यहाँ पर। यहाँ पे मान लो ये i1 है, ये i2 है, ये i3 है, ये i4 है, i5 है, i6 है, i7 है। ठीक है, टोटल मेरे पास i1 i2 i3 से लेके i7 तक करंट हो सकते हैं। अब x वाले पॉइंट पे अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, i1 को मैं क्या लिखूंगा, अब तो भाई बहुत ही आसान है, अब किसी को मुश्किल नहीं होगा, जो भी मुश्किल होगा स्टार्टिंग में ही होगा। x - 2 डिवाइडेड बाय 2, पहला टर्म मैंने क्या लिखा, x - 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस दूसरा टर्म ये x था, यहां पे मेरे को x - 4 मिल चुका है, तो इन दोनों के बीच का जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा तो x - 4 - 2, तो यहां पर हो जाएगा x - 4 - 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अभी भी कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर इस वाले ब्रांच में अगर मैं देखूंगा तो ये x है, इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल x, और ये 6, x - 6 डिवाइडेड बाय 2, x - 6 डिवाइडेड बाय 2, फिर अच्छा अब देखो ये i4, अब बोलोगे सर i4 तो नहीं लिख पाएंगे, i4 तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि i4 में तो अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, पोटेंशियल का डिफरेंस तो पता है, लेकिन कोई रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रहा, तो i4 कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, ये i4 करंट जब यहाँ पे आया, तो यही तो i5 i6 और i7 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, ये जो i4 करंट यहाँ से यहाँ चला होगा, यही i4 जितना करंट एंटर करता है उतना ही तो लीव करता है ना, तो i4 करंट इस जंक्शन के अंदर आया, तो वही तो i5 i6 और i7 बन के निकला। मतलब इन प्लेस ऑफ i4 मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, यहां लिख दूं, यहां लिख दे रहा हूं, ये i4 जो है वही तो i5 प्लस i6 प्लस i7 के बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब अगर मुझे को i5 का वैल्यू लिखना है, तो i5 कैसे लिखेंगे, i5 के लिए अपन लिख देते हैं x - 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना, 2 प्लस, अगर i6 लिखना है तो i6 कैसे लिखेंगे, इस वाले ब्रांच का करंट लिखना है मेरे को, इस वाले ब्रांच का करंट लिखना है,
तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, x माइनस 10 माइनस 0, ये हो जाएगा x माइनस 10 अपॉन 2 प्लस लास्ट में अगर मैं i7 का वैल्यू लिखूं तो x माइनस 6 माइनस 0, तो x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। अब 2 2 2 2 2 सारे 2 को उधर 0 में भेज दो, सब 0 में जाके 0 हो जाएंगे, लड़ने में चले जाएंगे सब। अब सारे अगर 0 में जाके मल्टीप्लाई हो गए तो मेरे पास टर्म क्या आ जाएगा, पहला मेरे पास बच रहा है x माइनस 2 प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 10 प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कुछ ज्यादा ही पोटेंशियल आ रहा है क्या x वाले पॉइंट का? हाँ सही आ रहा है, चलो सही तो आ रहा है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे 1 2 3 4 5 6 6x माइनस 2 माइनस 8 माइनस 14 माइनस 24 माइनस 30, बहुत ही शानदार वैल्यू आता हुआ। तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा क्या? x का वैल्यू 5 वोल्ट का आ गया। अब तुम जिस भी ब्रांच में बोलो ना उस ब्रांच में करंट ढूंढ लेंगे। अगर x का वैल्यू देखो यहाँ पर, अगर x का वैल्यू 5 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, x यहाँ पर आ गया 5, तो -5 और ये 0, मतलब इस वाले ब्रांच में करंट ऐसा फ्लो करेगा क्या, ये -5 और ये 0, तो ये -5 वाला ये पॉइंट का पोटेंशियल हो गया -5, ये पॉइंट का पोटेंशियल है 0, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0 माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 2, तो इस वाले ब्रांच में 2.5 एम्पीयर। अब तुम जो ब्रांच बोलोगे उस ब्रांच में करंट लिखा जा सकता है। मान लो इस वाले ब्रांच में लिखना था तो x का वैल्यू आ गया कितना, 5 माइनस 6 माइनस 1, मतलब करंट ऐसा फ्लो करेगा क्या, -1 डिवाइडेड बाय 2, तो इस वाले ब्रांच में हाफ एम्पीयर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अब तुम किसी भी ब्रांच में करंट लिख सकते हो। अगर वैल्यू नेगेटिव आएगा इसका मतलब जो तुमने सोचा था उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को रख देना। तो इस तरह से क्या करते हैं, बेसिक सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। मैंने हर तरह का क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे सीरीज पैरेलल कनेक्शन। मैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन को थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि ऐसा कुछ आपने 9th 10th में भी पढ़ा था, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तरीका बता दूंगा, क्वेश्चंस आपको ही सॉल्व करना है, पहले इतना नोट करो। आगे देखते हैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन, बहुत ही बेसिक होता है, 9th 10th में तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, 9th 10th में लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सीरीज कनेक्शन में अगर बात करूं तो एक साथ ही ले लेते हैं। सीरीज कनेक्शन, जब रेजिस्टर्स ऐसे एंड टू एंड ऐसे कनेक्टेड होते हैं, इस तरह के कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन में एक प्रॉब्लम है, सीरीज कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 3 ऐसे बल्ब है, मेरे पास 3 बल्ब है R1 R2 R3 और मैंने तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके रखा है। मान लो कोई भी बल्ब खराब हो गया, बल्ब अगर तुमने देखा होगा ना, नोटिस किया होगा, तो वो जो बल्ब होता है, बल्ब में एक फिलामेंट वायर होता है क्या, वो जो एडिसन वाला बल्ब आता था, अब जब बल्ब फ्यूज हो जाता था, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो वो जो वायर होता था ना, ये ऐसे ऐसे वायर होता है, ऐसे ऐसे वायर होता है, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो ये वायर जो होता है वो टूट जाता है। अब जैसे ही वायर टूट गया, जैसे ही वायर टूट गया मतलब क्या हो गया, करंट अब इधर से इधर नहीं मूव कर पाएगा ना। तो सीरीज कनेक्शन का एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सीरीज कनेक्शन का, मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, अब अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया मतलब बीच में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आ गया। अगर सर्किट ओपन हो गया, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट, जब सर्किट ओपन होता है तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, बीच में एयर आ गया, एयर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अगर मैं बोलूंगा कि सीरीज में हमारे पास अप्लायंसेस कनेक्टेड है और उसमें से कोई एक भी अगर खराब हो जाएगा ना तो बाकी सारे के सारे अप्लायंस जो होंगे वो भी काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए घरों में हम पैरेलल कनेक्शन ऑफ सर्किट यूज करते हैं, सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन पहले के टाइम में यूज होता था, पहले के टाइम में अगर वो शादी वादी वाली जो लाइट होती थी या जो दिवाली वाली लाइट होती है ना, अब तो एलईडीज आते हैं, पहले जो दिवाली वाली लाइट आती थी उसमें क्या होता, वो सीरीज कनेक्शन नहीं होता था, उसमें कोई एक बल्ब भी अगर खराब हो जाएगा ना तो बाकी के सारे बल्ब ग्लो करना बंद कर देते थे।
अब एलईडी वाला आ गया है, थोड़ा एडवांस हो गया, अब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अभी भी अगर कोई पुराने वाला टाइप का अगर लाइट यूज कर रहा है ना, तो उसमें ऐसा ही होता है, एक या दो बल्ब अगर खराब हो जाएंगे तो पूरी की पूरी जो लाइट की जो सीरीज होती है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। तो सीरीज कनेक्शन में याद क्या रखेंगे कि जब रेजिस्टर्स एंड टू एंड इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का पहचान करने का एक बहुत ही सही तरीका है क्या, अगर तुमने बैटरी से करंट फ्लो करता हुआ देखा है, मान लो ये बैटरी था, बैटरी से कोई आई अमाउंट ऑफ करंट आया होगा, अब ये करंट आया, यहां पर जैसे ही पहुंचेगा करंट यहां से यहां चला जाएगा, फिर यहां से जैसे आएगा यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, वापस वही करंट एंटर करेगा। क्या याद करके रखना है अपने को, एक बैटरी से जितना करंट बाहर निकलेगा उतना ही करंट अंदर भी जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ये आई करंट पूरा पूरा घूम के यहाँ पे ऐसा वापस आ जाएगा क्या, तो सीरीज कनेक्शन में सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम करंट फ्लो करता है। सीरीज कनेक्शन की पहचान ही यही है, अगर करंट को चलने का सिर्फ एक रास्ता मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में याद क्या रखेंगे, करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम। जितने भी रेजिस्टर्स हमारे पास है, जितने भी रेजिस्टर्स हमारे पास है, सबके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, सेम होगा। R1, R2, R3 सब में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है हमारे पास I अमाउंट ऑफ करंट। अब सीरीज कनेक्शन में या पैरेलल कनेक्शन में या मिक्स टाइप का जो कनेक्शन आएगा, इसमें अपने को इक्विवेलेंट ढूंढना है। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट मैंने आपको पहले भी सिखाया था थर्मल रेजिस्टेंस के केस में। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, मान लो 10 लेबर थे या 10 इंसान थे, 10 लेबर मान लेते हैं, 10 लेबर मिलके 10 दिन में, या 10 लेबर ने मिलके 10 दिन में एक घर बना दिया। मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि मेरे पास एक ऐसा लेबर है, मेरे पास 10 ऐसे लेबर है जो 10 दिन में घर को तैयार करके दे देंगे। तो मेरे फ्रेंड ने क्या बोला कि मेरे पास एक ऐसा सुपर लेबर है जो इन 10 लेबरों का काम, इन 10 लेबरों का काम अकेले ही कर देगा। तो वो जो सुपर लेबर होगा, तो सुपर लेबर को ही हम क्या बोलते हैं, इन 10 लेबर्स का इक्विवेलेंट। या आप ऐसा समझो, मान लो एक रूम है, रूम पे मैंने क्या कर दिया, 10 छोटी छोटी लाइट लगा दी, 10 छोटी छोटी लाइट लगा दी, एक ब्राइटनेस मेरे को मिला। अब मैंने बोला कि भाई 10 छोटी छोटी लाइट लगाने से अच्छा है एक बड़ा सा लाइट लाके लगा देते हैं। अब बड़ा सा लाइट जो मैंने लाके लगाया ना, वो उतनी ही रोशनी प्रोवाइड कर रही थी जितना वो 10 मिलके प्रोवाइड कर रहे थे। वो 10 बल्ब मिलके जो रोशनी प्रोवाइड कर रहे थे, वो बड़ी वाली बल्ब अकेले ही वो रोशनी प्रोवाइड कर पा रही है। इसका मतलब वो जो बड़ी वाली बल्ब है ना, वो बाकी सारे 10 बल्ब्स का इक्विवेलेंट है। बात समझ में आ रहा है? तो अपन को क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। इसका मतलब इन तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टर लगाना है, और इन तीनों रेजिस्टर ने इस बैटरी से जो करंट ड्रॉ करवाया था, इन तीनों रेजिस्टर के कारण बैटरी से जो करंट निकला था, वही करंट अगर उस R इक्विवेलेंट से भी निकल जाए, या वही करंट अगर उस एक सिंगल रेजिस्टर से निकल जाए, तो इन तीनों का वो रेजिस्टर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस सर्किट को ऐसा सिंपल बना दूं, R1, R2, R3 के प्लेस में मैं एक सिंपल सा रेजिस्टर लगा दूंगा जिसका नाम मैं रख रहा हूं RS। ठीक है, ये RS रॉयल स्टैक नहीं है, मैंने एक सिंपल सा रेजिस्टर लगा दिया जिसका नाम है RS। और ये RS क्या करना चाहिए, जितना करंट बैटरी से पहले निकल रहा था अभी भी उतना ही करंट निकलना चाहिए। बिल्कुल सर जी। तो ये R1, R2, R3 का ये RS क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। अच्छा, अब कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या जानते हैं, जब भी मैं रेजिस्टर के एक एंड से रेजिस्टर के दूसरे एंड पे मूव करूंगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। यहां पर मान लेते हैं यहां का पोटेंशियल डिक्रीज होगा V1 से, यहां पर मान लो यहां पर डिक्रीज होगा V2 से, और यहां पर मान लो यहां पे डिक्रीज होगा V3 से। ऐसा ही होगा। अच्छा, अब ये यहां का डिक्रीज प्लस यहां का डिक्रीज प्लस यहां का डिक्रीज टोटल मिला के V के बराबर होगा क्या? या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करता हूं ना, यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। मान लो ये A पॉइंट है, A पॉइंट से B पॉइंट पे अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, अब ध्यान से देखना, A पॉइंट से अगर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा VA।
ए पॉइंट से मैं लिखना स्टार्ट करूं, मैंने ऐसा आपको बताया है, वी ए गए 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 करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, करंट के डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, कितने से डिक्रीज होता हुआ दिखा रहा है, या तो आप आई R1 लिख दो, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये मैं इसको माइनस ऑफ V1 लिख सकता हूं, V1 का मतलब आई R1 है, उसी तरह R2 में जो ड्रॉप है वो हो जाएगा माइनस ऑफ V2 माइनस ऑफ V3, और फिर मैं फाइनली जिस पॉइंट पे पहुंचूंगा वो हो जाएगा VB, तो मैं VA माइनस VB इसको V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकता हूं क्या, और VA माइनस VB, ये VA माइनस VB बैटरी का पोटेंशियल है ना, तो मेरे पास इक्वेशन ये हो जाएगा क्या, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, ये जो V है, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, V1 के प्लेस पे लिख दिया मैंने IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखो थोड़ा फास्ट बता रहा हूं जरूर, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये सब अपने बेसिक लेक्चर्स में आपने 9th 10th में तो जरूर सीखा होगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन ऐसा आ रहा है, मेरे पास v का वैल्यू आ रहा है IR1 IR2 IR3, डेरिवेशन कोई काम का नहीं होता है, किसी एग्जाम में नहीं पूछेंगे डेरिवेशन। अब अगर मैं इस वाले सर्किट पे देखूं, इस वाले सर्किट में यहां से यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो v का है क्या, तो मैं v को I into RS भी तो लिख सकता हूं ना, जो मेरे पास इक्विवेलेंट वाला डायग्राम है उसमें मैं v को I टाइम्स ऑफ R into R, I टाइम्स ऑफ R सबस्क्रिप्ट S ऐसा लिख सकते हैं क्या। इस वाले सर्किट में अगर आप देखोगे, फिर से अगर आप लूप में घूम के लिखोगे ना, तो आपके पास v इक्वल्स टू I into RS आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों के LHS इक्वल मतलब RHS भी इक्वल होंगे, तो जब आप RHS को कंपेयर करोगे ना, तो RS का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलता है। अब यहाँ पर इतना लिखोगे और इसके साथ साथ कुछ नोट लिख लोगे। नोट क्या लिखेंगे, जब भी रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, एक एंड के बाद दूसरा फिर तीसरा फिर एंड सो ऑन, इस तरह के कनेक्शन को हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। अब सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स में इक्विवेलेंट कैसे ढूंढेंगे, तो इक्विवेलेंट ढूंढने के लिए क्या करोगे, जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबको एक के बाद एक ऐड करते चले जाओगे तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो बहुत बल्कि रेजिस्टेंस को छोटा बनाते हैं, उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे ये। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जितने भी रेजिस्टर्स हैं, ये R1 R2 R3 सब आइडेंटिकल है, सब एक जैसे रेजिस्टर अगर होते हैं, R1 R2 R3 अगर जितने भी रेजिस्टर्स हैं सब आइडेंटिकल अगर होते, तो मैं R इक्विवेलेंट क्या लिखता, R प्लस R वो 3R हो जाता क्या। अगर तीन रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, तीन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड थे, तो जो R इक्विवेलेंट होता वो 3R होता, चार आइडेंटिकल होते तो 4R हो जाता। n identical resistance, if n identical resistances are connected in series, ये चाहो तो आप नोट करके लिख सकते हो, अगर n identical resistors है और वो सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट n टाइम्स ऑफ R हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर जी। अच्छा, और क्या याद रखेंगे, जब भी आप सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर फाइंड करोगे ना, RS का वैल्यू किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टर से ज्यादा हो। जैसे देखो RS का वैल्यू यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, मान लो मैं बोलता ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इक्वल कितना आता, 6 आता। 6 1 से भी ज्यादा, 2 से भी ज्यादा और 3 से भी ज्यादा है क्या। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन का डीमेरिट है, क्या डीमेरिट है, कोई एक भी अप्लायंस अगर खराब होगा तो बाकी के सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे। स्क्रीन पॉज करके लिख लेना भाई साहब ये। अच्छा, फिर और क्या, सीरीज कनेक्शन में अगर हमारे पास रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स हो जाता है, ये याद रखना है। अब अगर सारे के सारे रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं, अगर सारे के सारे रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा n टाइम्स ऑफ R। अच्छा, और क्या याद रखना है, सीरीज कनेक्शन के केस में, सीरीज कनेक्शन के केस में सारे ब्रांचेस में, सीरीज कनेक्शन के केस में जितने भी रेजिस्टर्स होंगे, सॉरी ब्रांचेस तो नहीं, जितने भी रेजिस्टर्स होंगे सबके थ्रू सेम अमाउंट ऑफ करंट जो होगा वो फ्लो करेगा, सबके थ्रू सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। अच्छा, अब यहां पर हमें सीखना है
सीरीज कनेक्शन का एक पार्ट होता है वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल एक सिंपल सा एग्जांपल से देखते हैं। ये सब मेरे को पक्का विश्वास है तुमने लोअर क्लास में तुमने पढ़ा होगा। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, ठीक है। इस तरह से 20 वोल्ट के बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आपसे पूछा गया है VAB का वैल्यू कैलकुलेट करो। ये क्वेश्चन एक सिंपल सा सर्किट गिवन है और उसमें ये बोला कि 20 वोल्ट के बैटरी से मैंने कुछ रेजिस्टर्स है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम का ऐसे कनेक्ट करके रखा है और मुझे 5 ओम वाले बैटरी में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ये मेरे को कैलकुलेट करना है। पहला तरीका, आसान तरीका, फर्स्ट मेथड। पहले मेथड में अपन क्या करेंगे, तो पहले मेथड में जब भी ऐसा सर्किट गिवन होगा आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। अगर आप इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो सीरीज में जब रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो सिंपली क्या कर देंगे 10 इसको सम कर देंगे। तो 10 ओम का मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया और बैटरी जो है वो कितना है 20 वोल्ट का है। बैटरी 20 वोल्ट का और ये 10 ओम का। एक्चुअल में जो ओम्स लॉ लिखते हैं ना, ओम्स लॉ ये लिखते हैं V = I टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट लिखते हैं, ये याद रखना है आपसे। एक्चुअल में जो ओम्स लॉ है वो V = I × R इक्विवेलेंट है। अब R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें कितना आ गया 10, V का वैल्यू कितना है 20, मतलब मेरे पास सर्किट में जो करंट है वो 2 एम्पियर्स का है क्या? बिल्कुल सर जी। अब अगर सर्किट में करंट 2 एम्पियर का है, मुझे पूछा गया है VAB। VAB का मतलब हो गया 5 ओम वाले रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है ये पूछा गया है क्या? 5 ओम वाले में अगर मेरे को पोटेंशियल का ड्रॉप पूछा गया है तो मैं लिखूंगा करंट अबाउट 5 ओम रेजिस्टर इनटू रेजिस्टर ऑफ 5 ओम। वो जो 5 ओम का रेजिस्टर है और उसमें जो करंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आपका पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा क्या? अब देखो करंट के डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं। अगर करंट के डायरेक्शन में चलेंगे मतलब डेफिनेटली ए वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल है, बी वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल है। तो VAB का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है अपने को? VAB I5 करंट का वैल्यू कितना आया है हमारे पास 2 और रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम का, तो ड्रॉप कितना हो गया 10 वोल्ट्स का ड्रॉप हो गया क्या? ये हो गया पहला तरीका, बेसिक तरीका जो आपने क्लास 10th में भी सीखा होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फर्स्ट मेथड से ज्यादा आसान है सेकंड तरीका। फर्स्ट मेथड में फिर भी मेरे को क्या करना पड़ रहा है, पहले पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट निकाला, फिर मैंने क्या किया करंट निकाला, फिर जाके वोल्टेज ड्रॉप निकाला। इससे आसान तरीका होता है। आसान तरीका क्या है, सेकंड तरीका देखेंगे। सेकंड तरीका डेरिवेशन समझो चाहे मेथड समझो जो भी है, याद तो अपने को सेकंड तरीका ही रखना है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड हो सकता है शायद तुमने सेकंड मेथड भी पढ़ा हो, क्योंकि जनरली हम जो पेस में हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको तो हम सिखाते हैं ये सब, तो पता नहीं तुमने पढ़ा है कि नहीं। सेकंड मेथड के बारे में अगर मैं बात करूं, मान लो मुझे क्या करना है, ये जो 5 ओम का रेजिस्टर है मैं इसको नाम दे दे रहा हूं अभी, ये R1 R2 R3, R1 R2 R3 और इसको मैं रहने दे रहा हूं V के टर्म्स में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बिल्कुल अच्छा। अब अगर मुझे को I फाइंड करना है तो I ये है क्या, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन RS, यही तो लिखते हैं ना। मतलब मैं I को क्या लिख सकता हूं, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल सर लिख लो। हम अगर I का वैल्यू लिखें तो करंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज जो हो सकता है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 ये लिख सकते हैं। बिल्कुल सर जी। अब अगर मुझे VAB लिखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मुझे VAB लिखना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, I को इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। I का मतलब क्या है, I का मतलब है V R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R3, ये पूरा I है क्या? मतलब मैं VAB को सिंपली ये लिख सकता हूं क्या, V अपॉन ये V क्या है, V मेरे पास टोटल वोल्टेज
divided by sum of all the resistances, sum of all the resistances into resistance for which drop is to be found. अब इसको ना मैं फॉर्मूला जैसा बना दूंगा, मैं इसको क्या बोल दूंगा, ये फॉर्मूला है और मैं अब से क्या करूंगा, ये फॉर्मूला ही याद रखूंगा। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है कि जब भी मुझे एक सीरीज कनेक्शन का सर्किट गिवन है, सीरीज, अब करंट तो यहाँ पे डिवाइड होता नहीं है, क्या डिवाइड होता है? वोल्टेज डिवाइड होता है। जब भी मेरे पास एक कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन का सर्किट गिवन होगा तो मैं क्या करूंगा, जिस भी रेजिस्टर के अबाउट मेरे को पोटेंशियल का ड्रॉप निकालना है, जिस भी रेजिस्टर के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज ड्रॉप। टोटल वोल्टेज कितना ड्रॉप हो सकता है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑन विच, मल्टीप्लाइड में क्या कर देंगे, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है। जैसे अगर मैं इसको अप्लाई करूं मेरे पहले वाले क्वेश्चन में, मेरे को VAB कैलकुलेट करना था, टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो सकता था, 20 का हो सकता था। सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर 2 3 5 10 हो गया, इनटू किसके बाद कैलकुलेट करना है, 5 के बाद कैलकुलेट करना है। इसको सिंपलीफाई करो, वही इक्वेशन आएगा क्या जो पहले आया था। मान लो मेरे से कोई पूछता कि मेरे को VAC का वैल्यू बताना है। अब VAC का वैल्यू अगर आप देखोगे तो देखो C से A का वैल्यू पॉजिटिव आता, C हायर पोटेंशियल है, A लोअर पोटेंशियल, मतलब आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इतना तो देख के लिख ही सकते हैं, नेगेटिव आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा। तरीका क्या है, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो सकता था, टोटल वोल्टेज ड्रॉप 20 का हो सकता है। सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स करोगे तो अभी भी 10 हो जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई कर दो 3 से, जिस रेजिस्टर के बाद ड्रॉप निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब सिंपलीफाई कर दोगे तो वो टर्म तुम्हारे पास नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा VAC का वैल्यू। सर मेरे को नहीं समझ में आया, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। बहुत ही आसान है, बहुत ही काम का मेथड है, ये याद रखेंगे। आगे जाके जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सब सीखेंगे ना, या हीट एनर्जी का कैलकुलेशन सीखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, तो वहां ये सब काम आएगा। नोट करेंगे और अपना लिख लेंगे अच्छे से, ध्यान से। नेक्स्ट देखेंगे पैरेलल कनेक्शन। थोड़ा लंबा हो जा रहा है लेक्चर, लेकिन आसान है, इतना कोई मुश्किल तो है नहीं। ये सारी बातें वही बातें हैं जो हमने पहले कभी पढ़ी है। अब पैरेलल कनेक्शन का पहचान क्या है, पैरेलल कनेक्शन का पहचान है रेजिस्टर्स जब कॉमन टर्मिनल्स या कॉमन जंक्शंस के बीच में कनेक्टेड होगा। रेजिस्टर जब कॉमन टर्मिनल्स या कॉमन जंक्शंस के बीच में कनेक्टेड होते हैं तो वो कनेक्शन होते हैं पैरेलल कनेक्शन। जैसे इस तरह से यहां पर अगर देखोगे तो ये सारे रेजिस्टर्स जो है ना वो पॉइंट A और B के बीच में आराम से कनेक्टेड है। अब इस तरह के कनेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। इन दोनों का टर्मिनल, अच्छा ये पैरेलल नहीं है, याद रखेंगे। जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये पैरेलल कनेक्शन नहीं है। हाँ क्या ना, ये पैरेलल कनेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि देखो ये वाला टर्मिनल तो R1 R2 में ये टर्मिनल कॉमन है, लेकिन ये टर्मिनल और ये टर्मिनल अलग अलग हो गया क्या। तो पैरेलल कनेक्शन की पहचान कैसे पता चलेगा सर हमें कि पैरेलल कनेक्शन है, तो आपको देखना है दोनों एंड्स क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं उनके दोनों एंड्स अगर कॉमन हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में मान लो इस तरह से एक बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर अगर आप देखोगे ना, मान लो कुछ I अमाउंट ऑफ करंट निकला, I अमाउंट ऑफ करंट आया। अब जैसे ही I अमाउंट ऑफ करंट इस वाले पॉइंट पर आएगा, पॉइंट A पर, ये करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मतलब करंट जो है वो बिखर सकता है क्या, अपने डिविएट, करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो पैरेलल कनेक्शन होगा, या करंट को एक से ज्यादा पाथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो क्या होता है, जनरल मतलब सिंपल सर्किट में वो क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। उसमें नेक्स्ट वाले जो सर्किट्स होते हैं वहां थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन आप उसको समझने के लिए सीरीज और पैरेलल में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है ना, तो आप ऐसा बोल देना कि सीरीज कनेक्शन वो कनेक्शन थे जहां पर करंट जो है वो सारे रेजिस्टर के अक्रॉस सेम फ्लो कर रहा था। पैरेलल कनेक्शन में सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसा मान लेते हैं ये I1 है,
ये I2 है और ये I3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो किरचॉफ के जंक्शन लॉ से I अमाउंट ऑफ करंट एंटर किया था, I1 बाहर निकला, I2 बाहर निकला, I3 बाहर निकला। मतलब I जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब मेरे को इन तीन रजिस्टर के प्लेस में ये R1, ये R2 और ये R3, इन तीनों का अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा होगा क्या? बैटरी वही, इसको लिख रहा हूं RP, बैटरी वही, करंट वही, बस इन तीनों के प्लेस में मैंने इक्विवेलेंट लगा दिया RP। अच्छा जी, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो मान लो बैटरी मेरा V वोल्ट का है, ये पूरा V होगा और ये पूरा 0 होगा क्या? तो R1 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V माइनस 0, V का है ना। तो मैं इस I1 को, ये जो मेरे पास I1 है, इस I1 को मैं V अपॉन R1 ऐसा लिख सकता हूं ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस R1। उसी तरह I2 को क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R2, और I3 को क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R3। और इस वाले सर्किट में अगर मेरे को I का वैल्यू लिखना होता है, इस वाले सर्किट को देख के अगर मैं I का वैल्यू लिखूंगा तो V अपॉन RP हो जाएगा क्या? V सब जगह से V अगर आप कैंसिल कर दोगे तो 1 अपॉन RP जो है वो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब जब भी मेरे पास पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स है, तो इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नोट कर लेते हैं। सबसे पहला बात, पैरेलल कनेक्शन में सबसे पहला बात याद क्या रखेंगे? अलग अलग रेजिस्टर में अलग अलग अमाउंट का करंट फ्लो करता है, ठीक है। दूसरा बात याद क्या रखोगे? ये जो रेजिस्टर है, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूं, इसका वैल्यू है मान लो 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। जब आप इसका R इक्विवेलेंट ढूंढोगे ना, R इक्विवेलेंट कैसे ढूंढेंगे? तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन RP हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। एलसीएम लेके जब आप सिंपलीफाई करोगे ना तो 2 3 6, एलसीएम कितना आ रहा है? ये 1 आ जाएगा। 1 अपॉन RP का वैल्यू हो जाएगा, एलसीएम हो गया 6, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पर हो गया 1। तो RP का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1 ओम का। RP का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 ओम। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब अगर आप नोटिस करोगे ना तो सीरीज कनेक्शन में क्या हुआ था? इंडिविजुअल रेजिस्टर, मान लो मैंने 1 ओम 2 ओम और 3 ओम को जब सीरीज में कनेक्ट किया था तो जो इक्विवेलेंट आया था वो 1 ओम से भी ज्यादा था, 2 ओम से भी ज्यादा था और 3 ओम से भी ज्यादा था। इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से वो ज्यादा आता था क्या? लेकिन अगर आप इस वाले केस में देखोगे तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट आया है RP, मेरे पास जो इक्विवेलेंट आया है 1 ओम, ये 1 ओम क्या है? 2 ओम से भी छोटा है, 3 ओम से भी छोटा है, 6 ओम से भी छोटा है। मतलब कभी भी अगर आपको ऐसा बोला जाए कि आपको बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को जोड़ के एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाना है जिसके रेजिस्टेंस का वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा है, तो आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे क्या? बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपको ऐसा बोला जाए कि रेजिस्टर्स को जोड़ करके ऐड करके एक ऐसा रेजिस्टर तैयार करो जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बाकी सबसे ज्यादा है, तो आप उसको सीरीज में कनेक्ट करोगे क्या? बात समझ में आ रहा है? ये मेरे पास पहला पॉइंट था जो आपको याद करना है। जब भी आप याद क्या रखोगे? सीरीज पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के वैल्यू से छोटा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मान लो मैंने बोला कि इस तरह से मैंने पैरेलल में रेजिस्टर्स कनेक्ट करके रखे एक जैसे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स n, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ये टिल n टाइम्स चलेगा क्या? इसका मतलब 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो है वो n अपॉन R हुआ क्या? या R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है वो R अपॉन n हो जाएगा। ये सब बेसिक बातें हैं, नहीं भी बताता तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, बता दे रहा हूं तो नोट करके बस लिखते चले जाएंगे कि अगर मेरे पास आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, मान लो
मेरे पास 10 ओम के 5 रेजिस्टर्स हैं और पांचों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो R का मतलब कितना हो गया 10, नंबर ऑफ कनेक्शन कितने हो गए 5, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 डायरेक्टली मैं बोल दूंगा 2 ओम का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आसान है ना। अच्छा ये हो गया। अब बहुत बार पैरेलल कनेक्शन में आप देखोगे ना, बहुत बार हमारे पास सिर्फ 2 रेजिस्टर का कनेक्शन होगा। बहुत बार कैसा कनेक्शन होगा, सिर्फ 2 रेजिस्टर्स होंगे। 2 रेजिस्टर्स होंगे मतलब ये R1 ये R2। अब इसको अलग से क्यों बता रहे हो सर, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 1/RT अगर लिखेंगे, सब नोट करके लिखना है आपको। 1/RT लिखोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 है क्या। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/RT, R1 R2 का एलसीएम हो जाएगा, R1 R2 पर चला गया, नहीं R1 R2 का जब एलसीएम लिखेंगे तो R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जब भी मेरे को रेजिस्टर निकालना है 2 रेजिस्टर्स के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर को सम ऑफ रेजिस्टर से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को इक्विवेलेंट मिल जाएगा क्या। जब भी पैरेलल कनेक्शन है, रेजिस्टर्स का पैरेलल कनेक्शन है, 2 रेजिस्टर्स का पैरेलल कनेक्शन है और मुझे इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, रेजिस्टर्स के प्रोडक्ट को, दोनों रेजिस्टर्स के प्रोडक्ट को रेजिस्टर्स के सम से डिवाइड कर दूंगा। अब जब रेजिस्टर्स के प्रोडक्ट को रेजिस्टर्स के सम से डिवाइड कर दोगे, जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वही हमारा इक्विवेलेंट होगा। अच्छा ये सब बहुत बेसिक बातें थी, कोई इतना मुश्किल वाला बात है नहीं। मैं अगर बताता तब भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं भी बताता ना तब भी आप खुद से एनालाइज कर लेते इतना, अगर आपको पैरेलल कनेक्शन समझ में आता है तो। अब मान लो यहाँ पे जैसे अगर मैंने पढ़ा था सीरीज कनेक्शन, वहां पे वोल्टेज डिवाइड होता था क्या। सीरीज कनेक्शन में हमने पढ़ा है कि वोल्टेज जो होगा वो हर एंड का क्या होगा, या हर रेजिस्टर के अबाउट जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो अलग अलग आएगा। पैरेलल कनेक्शन में कौन डिवाइड हो रहा है, करंट। तो यहां पर हम सीखेंगे करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, जो तरीका मैं बताऊंगा वही याद रखना है। बुक्स में तरीका देखोगे फालतू के फॉर्मूले में उलझा देंगे तुमको, तो उस तरह के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। अच्छा एक चीज तो हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं, देखो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम 3 ओम 6 वोल्ट। मान लो ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी है कितना हमारे पास 12 वोल्ट का बैटरी है। ये जो बैटरी है वो 12 वोल्ट का है। अब अगर 12 वोल्ट का बैटरी है, इस सब का इक्विवेलेंट 1 आया था क्या, मतलब टोटल करंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 12 एम्पियर्स का आएगा। जो टोटल करंट आएगा वो 12 एम्पियर्स का आएगा। अब ये जो 12 एम्पियर का करंट जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। अब तुम अगर लॉजिकली सोचोगे तो करंट किस वाले पार्ट से मूव करना चाहेगा, रेजिस्टेंस उसको सब में मिल रहा है 2 3 6, 2 3 6। तुम ऐसा समझो कि तुम्हें क्या है ना, अपने घर से सपोज अपने किसी खास का घर जाना है। तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर और ये खास का घर, ठीक है, तुम्हारा घर और ये खास का घर। अब तुम्हें खास का घर जाना है। अब ऐसा आसानी से थोड़ी मिलती है भाई, टाइम बहुत मुश्किल है। यहाँ पर है अंगना में, वो एक गाना था, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ कैसे आए गोरी तो दौरे करना, एक पुराना फिल्म का गाना है। मान लो ये घर और ये केकी जी, 3 रास्ते हैं। अब यहाँ पर है जो तुम्हारा कोई खास है उसके पापा, यहाँ पे उनकी मम्मा, माता जी, मम्मा मम्मा माता जी, और यहाँ पर उसका छोटा भाई। अब तुम कौन से रास्ते से प्रेफर करोगे जाना? जाना है, जाना जरूरी, ऐसा नहीं कि सर हम तो जितेंद्र राम मांझी, हम खुद का नया रास्ता बनाएंगे, पहाड़ तोड़ेंगे और खुद का नया रास्ता बनाएंगे, नहीं, यही 3 रास्ते गए हैं ना, उसी में से जाना है। अब अगर तुम बोलोगे उसके पापा, अरे पापा से पंगा लेना सही नहीं है, पापा से नहीं जाते, मम्मा माता जी से ही पंगा लेना लॉजिकल नहीं। छोटा भाई, अगर तुम सोचोगे ना तो सबसे वीक लिंक छोटा भाई है, आसानी से मान जाएंगे भाई,
छोटे भाई जो होते हैं ना बहुत ही आसानी से मान जाएंगे, चॉकलेट खिला दो, आइसक्रीम खिला दो, तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा, या वो क्या बोल दो, कुछ ऑफर कर दो, वो बोल दो कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो छोटे भाई जो होते हैं वो जनरली मान जाते हैं। इसका मतलब तुम इस वाले रास्ते से जाना पसंद करोगे क्या, जो सबसे कम दुर्गम रास्ता है उसी से जाना पसंद करोगे। अब करंट जो है ना वो ऐसा नहीं कि पूरा पूरा एक ही रास्ते से जा सकता है, उसको इधर से भी जाना है, इधर से भी जाना है, इधर से भी जाना है। मतलब ऐसा समझो कि जो इंसान है, ठीक है, उसकी आत्मा को इधर से निकलना पड़ेगा, उसकी बॉडी को इधर से निकलना पड़ेगा, उसके मन को इधर से निकलना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ समझो। मतलब वो जो इंसान है वो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा, ऐसा समझ लेते हैं बस। अब जाना उसको हर रास्ते से, करंट जब यहाँ पे पहुंचेगा ना तो इधर से भी जाना है, इधर से भी जाना है, इधर से भी जाना है, ऐसा नहीं कि किसी एक रास्ते से चला जाए। अब वो करंट क्या सोचेगा, जो सबसे कम दुर्गम रास्ता है उससे मैक्सिमम गुजरेगा क्या। सबसे कम दुर्गम रास्ता मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस वाला जो पाथ होगा उसमें से करंट सबसे ज्यादा क्रॉस करेगा क्या। या तुम अगर ओम्स लॉ देखोगे ना तो ओम्स लॉ में V = I × R होता है, ओम्स लॉ में V = I × R होता है, मतलब I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या रेजिस्टेंस के। अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप को कांस्टेंट रखूं, पोटेंशियल को अगर मैं कांस्टेंट रखूं तो करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या रेजिस्टेंस के। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है करंट उतना कम मूव करता है ना, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। तो करंट जो होगा वो R3 वाले ब्रांच से बचेगा ना, R2 वाले ब्रांच से भी बचेगा, लेकिन R1 वाले ब्रांच से वो मैक्सिमम क्रॉस करने की कोशिश करेगा। मतलब R1 वाले ब्रांच में जो करंट होगा उसका वैल्यू मैक्सिमम है। अब कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे I is inversely proportional to resistance वाले कंसेप्ट से। अपन लगाएंगे करंट डिवीजन लॉ, और कैसे लगाएंगे वो देखो। करंट जो है I1 I2 I3 तीन हिस्सों में बट रहा है, I1 I2 और I3 तीन हिस्सों में बट रहा है। अब मैं क्या जान रहा हूं कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब I1 जो है वो 1/R1 लिख सकते हैं, I2 को 1/R2 लिख सकते हैं, और I3 को 1/R3 लिख सकते हैं। करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंसेस के। जितना कम रेजिस्टेंस होता है करंट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है करंट का वैल्यू उतना ही कम होगा। मतलब I1 I2 I3 का जो रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस 1/R1 1/R2 और 1/R3 के बराबर होगा क्या। अच्छा, अब मान लो मैं कैलकुलेट करूं I1 I2 I3 1/R1 1/2 रख दिया, 1/R2 ये 1/3 रख दिया, 1/R3 ये 1/6 रख दिया। अब ये भयंकर आ गया भाई, इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। कैसे आसान बनाएंगे, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब I1 I2 I3 जो है सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहला टर्म हो जाएगा 3, दूसरा टर्म हो जाएगा 2 1। तो I1 I2 I3 का मेरे को रेशियो मिल गया क्या, I1 I2 I3 का मेरे को रेशियो मिल गया ना। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, I1 + I2 + I3, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो I1 + I2 + I3 12 एम्पीयर के बराबर है, तो यहाँ पे 12 लिख दो। अब I1 जो है वो 3 टाइम्स है तो 3x मान लेते हैं, ये तो रेशियो है ना, रेशियो को जब नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है तो कोई फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, 3k 3a 3b ऐसा कुछ लिखते हैं। तो 3x + 2x + x ये 12 हो जाएगा, मतलब 6x का वैल्यू आ गया 12, तो x कितना आ जाएगा 2। अब अगर x 2 आ गया इसका मतलब I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I1 का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ x है ना, I1 हो गया 6 एम्पीयर, I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2, I2 हो जाएगा 4 एम्पीयर, और I3 का वैल्यू कितना हो गया, I3 का वैल्यू हो गया 2 एम्पीयर। इस तरह से करंट डिवाइड करेगा। सर नहीं आया सर समझ में, अरे बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन कभी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ना, वही है। I1 I2 I3 जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में चलेगा। अब रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब 1/R1 1/R2 1/R3 इस तरह से। अब मेरे पास जब मैंने देखा तो ऐसा कुछ आ गया 1/2 1/3 1/6, ये फ्रैक्शन नहीं जम रहा मेरे को।
तो क्या करते हैं ना, इन सबके एलसीएम से पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तुमको एक सीधा सा रेशियो मिलने स्टार्ट हो जाएगा 3:2:1। मतलब जो करंट है वो 3 गुना है, I2 जो है वो 2 गुना है, और I3 जो है 1 के बराबर है। तो मैंने एक कॉमन फैक्टर मान लिया x। इसका मतलब क्या हो जाएगा, I1 plus I2 plus I3 क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से 12 था। अब I1 को मैं लिख दिया 3x, I2 को 2x, I3 को x, सबको ऐड किया तो x का वैल्यू मिल गया। एक बार x मिला तो सारे ब्रांचेस में करंट मिल गया। तो ये मेरे पास हो गया करंट डिवीजन लॉ। करंट किस तरह से डिवाइड करेगा पैरेलल कनेक्शन में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब मैं इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये सब समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया है आप पूछना मेरे से, मेरे को नहीं लगता इतना कोई कंफ्यूजिंग है, सिंपल मैथ्स है। मैथ्स अगर आता है तो ये भी आता होगा। इतना ही रहने देते हैं आज।